नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम कानून की दुनिया में हुए एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव पर बात करने वाले हैं। यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे आजकल सब BSA यानी BSA के नाम से जान रहे हैं। जी। ये वो कानून है जिसने उस पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है, जो सोचिए 1872 से चला आ रहा था। मतलब 150 साल से भी ज्यादा पुराना। हाँ, काफी पुराना। और ये बदलाव अकेला नहीं है, ये उन 3 बड़े कानूनी सुधारों का हिस्सा है जो हाल ही में लागू हुए हैं। लोगों को याद होगा, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS IPC की जगह पर, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS उसने CRPC को बदला है। बिल्कुल, ये तीनों एक साथ आए हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा इस नए साक्ष्य कानून BSA 2023 पर। हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, पुराने वाले से इसमें क्या अलग है, क्या नया है, और असल में इसका महत्व क्या है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। मेरे सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी कानून, खासकर इतना पुराना कानून, समय के साथ अप्रासंगिक सा होने लगता है। बिल्कुल। तो BSA 2023 को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सबूतों से जुड़े नियम कानून हैं, उन्हें सरल बनाया जाए, उन्हें आज के जमाने के हिसाब से ढाला जाए। जी। 1872 का कानून बना था जब तकनीक इतनी नहीं थी। आज डिजिटल युग है, तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक नाम बदलने वाली बात नहीं है जैसा कुछ लोग सोच सकते हैं, बल्कि इसे वाकई आज की जो जरूरतें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से अपडेट किया गया है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बना कैसे, मतलब इसकी यात्रा कैसी रही? मतलब क्या ये भी बाकी 2 कानूनों के साथ ही चला? हाँ, ये दिलचस्प है। ये तीनों ही नए कानून BNS, BNSS और BSA लगभग एक ही समय पर संसद में पेश हुए और पारित हुए। जैसे सरकार का एक पूरा पैकेज था क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म का। BSA बिल अगर हम देखें तो अगस्त 2023 में लोकसभा में आया और दिसंबर 2023 के अंत तक दोनों सदनों से पास भी हो गया। राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल गई। अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि ये सारी तारीखें, पेश होना, पास होना, मंजूरी मिलना, तीनों कानूनों के लिए लगभग एक जैसी ही हैं। इन्हें एक साथ ही आगे बढ़ाया गया था और फिर 1 जुलाई 2024 से इसे लागू कर दिया गया, बाकी दोनों के साथ ही। हाँ, ये तो याद रखने में भी आसान हो गया कि तीनों एक ही टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि एक बड़ा सोचा समझा कदम है। जी, अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। पुराने और नए साक्ष्य अधिनियम में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ढांचे की, तो क्या फर्क आया है? जैसे सुनने में आया है कि सेक्शन यानी धाराओं की संख्या वगैरह में कुछ बदलाव है। हाँ, स्ट्रक्चर में थोड़े बदलाव तो हैं। जो पुराना कानून था 1872 वाला, उसमें कुल 167 धाराएं थीं और ये 11 चैप्टर्स यानी अध्यायों में बंटी हुई थीं। वो कानून बना था 15 मार्च 1872 को और लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 से। इसके मुकाबले जो नया BSA 2023 है, उसमें थोड़ी ज्यादा यानी कुल 170 धाराएं हैं और अध्याय भी एक बढ़ गया है, अब 12 अध्याय हैं। अच्छा, तो 167 से 170 धाराएं, मतलब 3 धाराएं बढ़ी और 1 अध्याय। जी हाँ। लेकिन जैसा आप कह रही थी, ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं लगता। क्या पुरानी धाराओं में भी काफी कुछ बदला गया है, कुछ हटाया भी गया है? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ संख्या देखना काफी नहीं है, असल बदलाव तो अंदर हुआ है। इस नए BSA को बनाते समय पुरानी 167 धाराओं में से करीब 24 धाराओं में संशोधन किया गया है। मतलब उन्हें बदला गया, सुधारा गया। पूरी तरह से नई धाराएं सिर्फ 2 ही जोड़ी गई हैं और 6 पुरानी धाराओं को हटाई दिया गया है, मतलब निरस्त कर दिया गया है। अच्छा, 6 हटा दी, 2 नई जोड़ी और 24 में बदलाव। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मौजूदा ढांचे में भी काफी फेरबदल हुआ है। ये सिर्फ ऊपर से कुछ जोड़ना या घटाना नहीं है। ये हुई ना बात, मतलब ढांचा भी बदला है और अंदर का कंटेंट भी। अब यहीं पर सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है कि असल में वो कौन से बड़े बदलाव हैं नियमों में, प्रावधानों में, जिनकी वजह से ये पूरा नया कानून लाना पड़ा सरकार को। क्या बदलने की जरूरत महसूस हुई? देखिए, अगर मुझसे पूछें, और शायद ज्यादातर कानून के जानकार यही कहेंगे, कि सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी बदलाव जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर, मतलब साक्ष्य के तौर पर एकदम स्पष्ट और पुख्ता कानूनी मान्यता देना। ओह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव लगता है। मतलब अब जैसे किसी की आवाज रिकॉर्ड कर ली, कोई वीडियो क्लिप है, ईमेल्स हैं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का डेटा है, यहां तक कि व्हाट्सएप चैट, क्या ये सब अब सीधे सीधे कोर्ट में सबूत माने जाएंगे? पहले क्या दिक्कत थी? हाँ बिल्कुल, ये BSA 2023 का एक बहुत अहम पहलू है।
देखिए, पुराने कानून में ना डिजिटल सबूतों को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं होते थे, अदालतें उन्हें मानती थी, लेकिन हमेशा एक बहस रहती थी, कुछ शर्तें थीं, एक सर्टिफिकेट 65B की ज़रूरत पड़ती थी, प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी। अब भी ऐसे 2023 ने इसे बहुत साफ कर दिया है। कैसे, मतलब क्या प्रावधान है? जैसे अब दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की जो परिभाषा है, उसे इतना वाइड कर दिया है कि उसमें हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हो गए हैं। ये धारा 21D में है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब डिजिटल रिकॉर्ड की जो स्वीकार्यता है, मतलब एडमिसिबिलिटी, उसे कागजी दस्तावेजों के बराबर का दर्जा दे दिया गया है। ये धारा 61 में झलकता है। अच्छा। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे पेश किया जाएगा, उनकी प्रामाणिकता कैसे साबित होगी, इसके लिए भी ज्यादा स्पष्ट प्रक्रिया बताई गई है। धारा 62-63 इसी बारे में है। ये एक तरह से आज की जो डिजिटल सच्चाई है, उसे कानून ने पूरी तरह अपना लिया है। ये तो सचमुच में गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आजकल आप कोई भी केस देख लीजिए, क्रिमिनल हो या सिविल, शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें किसी न किसी रूप में कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना हो। फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, ऑनलाइन पैसे का लेन देन, सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो अब प्रक्रिया आसान हो जाएगी, सबूत पेश करना, साबित करना। सैद्धांतिक तौर पर तो यही उम्मीद है। अब जब कानून खुद ही इन्हें प्राथमिक सबूतों की तरह देख रहा है, तो जांच एजेंसियों का भी हौसला बढ़ेगा इन्हें इकट्ठा करने में, और अदालतों के लिए भी इन्हें स्वीकार करना आसान होगा। इससे शायद मुकदमों के निपटारे में भी तेजी आए, क्योंकि सबूतों की एडमिसिबिलिटी पर जो लंबी बहसें होती थीं, वो कम हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, डिजिटल चीजों से छेड़छाड़ करना शायद ज्यादा आसान होता है कागज के मुकाबले। उनकी असलियत, मतलब ऑथेंटिसिटी, कैसे साबित होगी? ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस बदलाव का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जहां एक तरफ स्वीकार्यता बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ इन डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता और अखंडता, मतलब इंटेग्रिटी, सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हम डीप फेक के ज़माने में जी रहे हैं। ऑडियो वीडियो एडिट हो सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। ये सब असली खतरे हैं। हाँ, ये तो है। कानून में प्रक्रिया तो दी गई है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए हमें बहुत मजबूत तकनीकी ढांचे की जरूरत होगी। फॉरेंसिक जांच की क्षमता बढ़ानी होगी, सुरक्षित स्टोरेज का इंतजाम करना होगा। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई होगी तकनीक के गलत इस्तेमाल के खिलाफ। ये बात तो सोचने वाली है। खैर, डिजिटल सबूतों के अलावा और क्या बड़े बदलाव हैं इस नए कानून में? एक और बदलाव जो ध्यान खींचता है, वो है कानून की भाषा में। पुराने 1872 के कानून में कुछ ऐसे शब्द थे जो आज के समय में, मतलब सामाजिक संदर्भ में, थोड़े असंवेदनशील लगते हैं, पुराने लगते हैं। अच्छा। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे किसी व्यक्ति के लिए पागल या ल्यूनेटिक जैसे शब्द का इस्तेमाल होता था। ये शब्द न सिर्फ आउटडेटेड है, बल्कि अब इसे अपमानजनक भी माना जाता है। हाँ, सही बात है। तो BSA 2023 में ऐसे शब्दों को हटाकर ज्यादा सम्मानजनक और चिकित्सकीय रूप से जो सही टर्मिनोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे विक्षिप्त मन का व्यक्ति या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे और भी बदलाव हैं। अच्छा, तो कानून की भाषा को भी मॉडर्न और ज्यादा मानवीय बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या इसका कोई प्रैक्टिकल कानूनी असर भी होता है, या ये मुख्य रूप से सिंबॉलिक है, एक संदेश देने के लिए? मेरे ख्याल से ये दोनों है। पहली नज़र में ये सांकेतिक लगता है। ये दिखाता है कि कानून समाज की बदलती सोच के साथ चल रहा है, लेकिन इसका थोड़ा व्यावहारिक असर भी हो सकता है। जब आप सम्मानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो कोर्ट की कार्रवाई का माहौल थोड़ा बेहतर बनता है, खासकर उन लोगों के लिए जो संवेदनशील स्थितियों से गुजर रहे हैं। ये डिग्निटी बनाए रखने में मदद करता है, और कभी-कभी स्पष्ट और आधुनिक शब्दावली से कानून की व्याख्या में जो भ्रम होता है, वो भी कम हो सकता है। समझ गया। तो डिजिटल सबूत हो गए, भाषा का आधुनिकीकरण हो गया, और कोई बड़ा आइडिया इस कानून के पीछे? हाँ, एक और व्यापक दृष्टिकोण है इसके पीछे। जैसा हमने शुरू में कहा, 1872 का कानून सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने बनाया था, और ये काफी हद तक उस समय के ब्रिटिश कानूनों पर आधारित था। यह हमारी एक तरह से औपनिवेशिक विरासत थी। हाँ। तो BSA 2023 को लाने के पीछे एक मंशा ये भी है कि कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, उन्हें स्ट्रीमलाइन किया जाए, और उन्हें पूरी तरह से भारतीय परिस्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जाए। अच्छा,
मतलब डीकोलोनाइजेशन की तरफ एक कदम। हाँ, आप इसे कानून के भारतीयकरण या डीकोलोनाइजेशन की कोशिश कह सकते हैं। लक्ष्य ये है कि एक ऐसा साक्ष्य कानून हो जो न सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी के साथ चले, बल्कि जिसकी जड़ें भारतीय न्याय व्यवस्था की ज़रूरतों में हो, न कि सिर्फ ब्रिटिश राज के अतीत में। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। पहला, डिजिटल दुनिया की सच्चाई को कानून में पूरी तरह से अपनाना। जी दूसरा, कानून की भाषा को ज्यादा संवेदनशील और आज के जमाने का बनाना। हाँ। और तीसरा, पूरे कानून को सरल, व्यवस्थित और ज्यादा भारतीय बनाना, औपनिवेशिक छाया से बाहर निकालना। मोटे तौर पर यही कहानी है BSA 2023 की। हाँ, मोटे तौर पर यही वो बड़े पिलर्स हैं जिन पर ये नया कानून टिका है। और जैसा हमने पहले भी बात की, डिजिटल साक्ष्य वाला जो पहलू है वो शायद सबसे दूरगामी असर डालेगा। इससे उम्मीद तो यही है कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और शायद तेजी भी आएगी। लेकिन असली परीक्षा तो इसके लागू होने में है। बिल्कुल, आपने शुरू में जिक्र किया था कि अब 170 धाराएं हैं। क्या हम कुछ शुरुआती जो बुनियादी धाराएं हैं उन पर एक नज़र डाल सकते हैं ताकि ये समझ आए कि कानून की नींव क्या है? मतलब बिना बहुत ज़्यादा टेक्निकल हुए, ये कानून शुरू में क्या कहता है? जरूर जरूर। किसी भी कानून की जो शुरुआती धाराएं होती हैं वो अक्सर उसका दायरा तय करती हैं, परिभाषाएं देती हैं और मूल सिद्धांत बताती हैं। BSA 2023 में भी ऐसा ही है। चलिए कुछ मुख्य बातों को देखते हैं जो शुरू की धाराएं बताती हैं। हाँ, बताइए। सबसे पहले तो धारा 1 ये बताती है कि ये कानून कहाँ-कहाँ लागू होगा, इसका स्कोप क्या है। तो ये सभी अदालती कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सेना की अदालतें यानी कोर्ट मार्शल भी शामिल हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एफिडेविट्स पर या आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की कार्रवाई पर अपने आप लागू नहीं होता। अच्छा। फिर आती है धारा 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी खास शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जो इस कानून में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कानून की नज़र में तथ्य, फैक्ट क्या है, विवाद्य तथ्य, फैक्ट इन इशू यानी वो मुद्दे जिन पर केस टिका है वो क्या है, सुसंगत तथ्य, रेलेवेंट फैक्ट किसे कहेंगे, साक्ष्य की परिभाषा क्या है, और जैसा हमने बात की, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट की परिभाषा में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। ये परिभाषाएं पूरे कानून को समझने के लिए एक तरह से चाबी का काम करती हैं। हाँ, ये तो जरूरी है, टर्म्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों नए कानूनों BNS, BNSS, BSA में ये परिभाषा वाला खंड धारा 2 ही है। अच्छा, ये पैटर्न है। जी। फिर धारा 3 एक बहुत ही बुनियादी नियम बताती है, वो ये कि अदालत में किस बारे में सबूत दिया जा सकता है। नियम ये है कि आप सिर्फ 2 तरह की बातों का सबूत दे सकते हैं। एक तो वो मुख्य मुद्दे जिन पर विवाद है, फैक्ट्स इन इशू, और दूसरे वो तथ्य जो इन मुख्य मुद्दों से तार्किक रूप से जुड़े हैं और उन्हें साबित या गलत साबित करने में मदद करते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स। इनके अलावा किसी और चीज का सबूत पेश करने की इजाजत नहीं है। ये केस को फोकस में रखता है, मतलब फालतू बातें नहीं। बिल्कुल। फिर धारा 4 उन तथ्यों की बात करती है जो भले ही सीधे मुद्दे में ना हो, लेकिन वो उसी घटना या लेन देन का हिस्सा माने जाते हैं। इसे कभी कभी रेस जेस्टे भी कहते हैं, मतलब एक ही कार्य का हिस्सा। जैसे एक्सीडेंट के ठीक बाद घायल का चिल्लाना या अपराध होते समय का शोर। ऐसी चीजों को भी सुसंगत माना जाता है। और धारा 5 उन तथ्यों को सुसंगत मानती है जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य के होने का कारण कॉज बताते हों या उसका परिणाम दिखाते हों, या वो अवसर या माहौल, ओकेजन, कॉन्टेक्स्ट बताते हों जिसमें वो घटना हुई। ये सब मिलकर मामले की पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। समझ गया। तो ये कुछ शुरुआती सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि अदालत किस तरह की जानकारी को सबूत मानेगी। ये पूरी कहानी नहीं है, जाहिर है 170 धाराएं हैं, लेकिन ये साक्ष्य कानून की बुनियाद है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो ये साफ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये वाकई भारतीय कानूनी प्रणाली में सबूतों को देखने और इस्तेमाल करने के तरीके में एक बड़ा शिफ्ट लाने की क्षमता रखता है। जी। डिजिटल सबूतों को गले लगाना, भाषा को संवेदनशील बनाना और औपनिवेशिक जड़ों से हटकर एक ज्यादा आधुनिक भारतीय कानून की तरफ बढ़ना, ये इसके मुख्य लक्ष्य दिखते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये समाज और तकनीक के साथ लगातार बदलता रहता है, विकसित होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, तभी वो प्रासंगिक बना रह सकता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है
जैसे जैसे डिजिटल सबूत इतने अहम होते जा रहे हैं, इनकी प्रामाणिकता, मतलब ये असली हैं, इनसे छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये पक्का करना, और इनके गलत इस्तेमाल, जैसे आपने कहा डीप फेक वगैरह, इनको रोकना कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तकनीक जहां एक तरफ रास्ते खोलती है, वहीं नई मुश्किलें भी खड़ी करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में लगातार सोचने और नए तरीके खोजने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। आज इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि BSA 2023 के बारे में ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी और उनकी समझ बढ़ी होगी। धन्यवाद।